हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अपने इस हिंदी साहित्य की कक्षा में बढ़ते हुए पहुंच पाए हैं नई कविता के, कहा जाए तो हम छठे दशक में पहुंच आए हैं। और आज हम देखेंगे कि कैसे कविता, उस कविता की बात करेंगे जो रीतिकाल से, भक्ति काल से, रीतिकाल से आगे बढ़ते हुए छायावाद में आई। छायावाद में उसने देखा कि भारतेंदु युग के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गोद में खेली पली बढ़ी आगे बढ़ी, द्विवेदी युग में आती है वे, और वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के गोद में पली बढ़ी। उसके बाद वह आगे बढ़ती हुई छायावाद युग में आती है, और छायावाद में युग में वो देखती है प्रकृति के साथ, वो झूम उठती है, प्रकृति के साथ खेलती है, रहस्यवादी प्रवृत्तियां का उसमें समावेश होता है। पुनः जब वो आगे बढ़ती है तो जीवन के वास्तविकता को देखती है, जीवन की नग्नता को सामने देखती है। जीवन की वास्तविकता उसको देखने बाद लगता है कि नहीं, ये श्रृंगार वगैरह सब बेकार है, श्रृंगार की चीजें जैसी कुछ भी नहीं होती। वह मनुष्य के वास्तविक जीवन को समझ पाती है, और इस क्रम में आगे बढ़ते हुए पहुंच आती है नई कविता के युग में। अगर मैं इसको साधारण भाषा में कहना चाहूं, मैंने इसको जानबूझ के मानविकीकरण कर दिया इसका, तो कहना चाहूं कि वह कविता जो कभी भक्ति काल से चली थी, भक्ति में रंगी हुई, वह रीत काल में श्रृंगार में रंग गई, और जब आगे वह कविता बढ़ती है तो रहस्यवाद में रंग जाती है, प्रकृति चित्रण में रंग जाती है, वेदना में रंग जाती है। और वही कविता जब आगे बढ़ती है, भारतेंदु युग में पहुंचती है, तो उसमें कुछ कुछ राष्ट्रवादी चीजें आना शुरू हो जाती हैं, समाज की चीजें आना शुरू हो जाती हैं। और जब समय के साथ वो आगे बढ़ती है, छायावाद में पहुंचती है, तो छायावाद में क्या हुआ, व्यक्ति प्रधान हो जाता है, व्यक्ति की भावनाएं प्रधान हो जाती हैं। और जब उसके रहस्यवाद प्रधान हो जाता है, अलौकिक प्रेम प्रधान हो जाता है, अलौकिक प्रेम प्रधान हो जाता है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं व्यक्ति प्रधान, व्यक्तित्व प्रधान कविता हो जाती है, सर्वहारा वर्ग की कविता हो जाती है, मजदूर वर्ग की कविता हो जाती है। और कविता को कहा जाता है, कविता समाज की भावना, गरीब निचले तबके लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का माध्यम बन जाती है। और वही कविता जब आगे बढ़ती है और 60 के दशक में पहुंचती है, तो यहाँ क्या, काव्य आंदोलन को नई कविता नाम दिया जाता है, और यह नई कविता नाम अज्ञेय जी के द्वारा दिया जाता है। तो आज हम अपनी इस कक्षा में देखने वाले हैं कैसे वह नई कविता, अज्ञेय जी का दिया हुआ नाम, कैसे आगे बढ़ती है, और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल होती हैं, और कैसे यह जन भावना का प्रतिनिधित्व करती है। सर्वप्रथम अपने एक रेडियो संवाद में अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष सन 1953 से नए पत्ते के जनवरी फरवरी अंक के यह संवाद नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से नई कविता का आरंभ माना जाता है। नई कविता में नई शब्द तात्कालिक नवलेखन की अभिव्यक्ति करता है। इसके विषय में और लोगों का कुछ कहना है। बच्चन सिंह ने माना कि दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद और नई कविता में रूपांतरित हो गया। यानी कि इन्होंने कहा कि जो प्रयोगवाद था दूसरा सप्तक में, वह नई कविता में रूपांतरित हो गया। प्रयोगवाद ही नया रूप ले लिया। जहां प्रयोगवाद में अतिशय बौद्धिकता, प्रयोगशीलता का अतिरेक दिखाई देता है। अतिरेक का अर्थ क्या हुआ, मतलब बहुत ज्यादा प्रयोगशीलता की बातें करना, बहुत ज्यादा बुद्धि के पक्ष का वहां पे विश्लेषण करना। कविता क्या है, भाव क्या है, हृदय प्रधान होना चाहिए, बुद्धि प्रधान नहीं। लेकिन यहां क्या था, बुद्धि प्रधान हो चुकी थी। वहीं नई कविता एक संतुलित काव्य आंदोलन है। देखिए यहां आ गया संतुलन, यहां पे बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन देखने को आता, मतलब प्रयोग भी, प्रयोगवादिता भी है, बौद्धिकता भी है, लेकिन एक इनका उचित संतुलन यहां दिखाई देगा। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा का श्रेय विजय देव नारायण शाही को जाता है। नई कविता पर प्रमुख रूप से अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव रहा। हालांकि नई कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का भी प्रभाव दिखता है। इस तरह नई कविता की दो धाराएं बनती हैं। पहली अस्तित्ववादी और व्यक्तिवादी आधुनिकता से प्रभावित थी, दूसरी पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे मार्क्सवाद की जब आप बात करते हैं तो आपने प्रयोगवाद में देखा रहा होगा, वहां भी मार्क्स का प्रभाव दिखाई दिया था। और पहली धारा के नेतृत्वकर्ता अज्ञेय जी हैं, दूसरी की मुक्तिबोध। ध्यान रखिएगा, जिस पर मार्क्सवाद का प्रभाव है उसकी धारा का प्रतिनिधित्व मुक्तिबोध जी कर रहे हैं, और ऐसी धारा जिसमें अस्तित्ववादी व्यक्तिवादी आधुनिकता की बात हो रही है, वहां अज्ञेय जी हैं, यहां प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखते हैं नई कविता के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या क्या हैं। तो मुक्तिबोध क्या कहते हैं, नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, मुक्तिबोध का कहना है। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पास से मुक्त हो चुकी है, छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही प्रतिमान शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग मूल और केंद्रीय स्थिति है। कौन कहता है, राम स्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है। इन्होंने पुस्तक लिखा था भाषा और संवेदना, भाषा संवेदना और सर्जन।
तो इसमें इन्होंने इस प्रकार की परिभाषा दी है। नई कविता बुनियादी तौर पर दीक्षा दंस की कविता है। दीक्षा दंस की कविता है, कौन कहता है? अज्ञेय जी कहते हैं। नई कविता संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं निम्न है। देखिए, नए भावबोधों की अभिव्यक्ति होती है, भोगे हुए यथार्थ पर बल दिया जाता है, लघु मानव की अवधारणा है यहाँ पे, आधुनिक भावबोध, कथा की व्यापकता एवं सृष्टि की उन्मुक्तता, जीवन के प्रति आस्था तथा उसे भोगने की लालसा, व्यंग्यात्मक रूप से पुराने मूल्यों की अस्वीकृति तथा नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था, क्षणों की अनुभूतियों को मर्मस्पर्शी चित्रण, लोक संवेदना एवं शैली से सहज लगाव एवं लोक जीवन की जटिल अनुभूतियों का चित्रण, अन्य कालों की अपेक्षा फैंटेसी शिल्प के प्रयोग की अधिकता, प्रमुख रूप से मुक्तिबोध व श्रीकांत वर्मा की कविताओं में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। विसंगति बोध के अवसाद की कविताएं, विसंगतियां जो जीवन की हैं उससे उपजी निरर्थकता का चित्रण, कैक्टसवाद का जन्म, जहां कैक्टस उत्साह और जीवाकांक्षा का प्रतीक है, जीवनकांक्षा का प्रतीक है। कैक्टस कैसे है? कैक्टस इतनी विपरीत परिस्थितियों में पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके बावजूद हमेशा हरा रहता है, जिंदा रहता है। तो ऐसे जैसे देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि रीतिकाल में कोई कैक्टस को उदाहरण बना सकता था, कोई बबूल को उदाहरण बना सकता था, कोई कुटज को उदाहरण बना सकता था, लेकिन नई कविता में ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। वही सब आए हैं, कवि तो वही हैं, अब बस समय बदल गया, कविता की नया कलेवर दे दिया गया, कविता को नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। सप्तक और उनके कवि, तो पूछा जाता है कि सप्तक जो है तीनों, यहाँ पे चारों सप्तक पूछे जा सकते हैं और इनसे संबंधित कवि। सप्तक का अर्थ हुआ सात है, इसलिए सप्तक। तो प्रथम तार सप्तक जो है 1943 में आया और इसमें कितने कवि थे यह देख लीजिए। अज्ञेय जी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरा सप्तक 1951 में आया, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तीसरा सप्तक में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। चौथे सप्तक की बात करें तो 1979 में आता है। इसमें अवधेश कुमार जी, राजकुमार कुंभत जी, स्वदेश भारती जी, नंद किशोर आचार्य जी, सुमन राजे जी, श्री राम वर्मा जी और राजेंद्र किशोर जी रहते हैं। तो यह सप्तक के कवियों का एक हमारे यहाँ पे जो है लिस्टिंग हो गई। अब उनकी कृतियां यहां देखते हैं, सप्तक के प्रमुख कवियों की। सारे का नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख के ही देखेंगे। जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पहले देखते हैं। 1911 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है, ये लेखन कार्य करते हैं। भग्नदूत 1933 में आती है इनकी, चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1964 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 में, हरि अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, पूर्वा 1965 में, सुनहले सैवाल 1966 में, कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1970 में, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो असाध्य वीणा, पहला दोंगरा, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, कांगड़े की छोरियां, यह द्वीप अकेला, सांप, ताजमहल की छाया में, मैंने देखा एक बूंद, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। रामविलास शर्मा जी की बात करें तो 1912 से 2000 के बीच इनकी लेखनी चली। रूप तरंग 1956 में, सदियों के सोए जाग उठे 1988, इस अकाल वेला में 1988 में ही, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं 1997 में, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में,
भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। अन्य रचनाओं में अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस बहुत बेहतरीन है, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, लकड़ी का रावण, नास देवता, ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। प्रभाकर माचवे की बात करें तो 1917 से 1991 के बीच इनकी रचनाएं रही, जैसे मेपल 1965 में, स्वप्न भंग और अनुच्छड़। नेमी चंद्र जैन 1919 से 2005 के बीच, एकांत 1973 में, अचानक हम फिर 1999 में। गिरजा कुमार माथुर 1919 से 1994 में, मंजीर 1941 में, नास और निर्माण 1946 में, धूप के धान 1955 में, शिला पंख चमकीले 1961 में, जो बंध न सका 1968, भीतर नदी की यात्रा 1975, भीतरी नदी की यात्रा माफ करिए, छाया मत छूना मन 1978, साक्षी रहे वर्तमान 1979, मैं वक्त के हूं सामने 1990, मुझे और अभी कहना है 1991, पृथ्वी कल्प और कल्पांतर, यह गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाएं रहीं। भारत भूषण अग्रवाल जी की अगर देखें तो 1919 से 1975 के बीच, छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, ओ अप्रस्तुत मन 1958, कागज के फूल 1963, एक उठा हुआ हाथ 1970, उतना वह सूरज है 1977, अनुपस्थित लोग और अग्निलीक, यह भारत भूषण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। तो चलिए अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इनके बारे में। प्रमुख तथ्य क्या क्या है, कुछ लोगों को अपने अपने विचार कहे हैं इसके बारे में। तो अज्ञे जी क्या कहते हैं, काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है, अज्ञे जी का कहना है। अज्ञे हिंदी कविता में अस्तित्ववाद को प्रस्तुत करने वाले प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है अज्ञे को। असाध्य वीणा 1961 इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है जो बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय से संबंधित है। लोक कथा ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीय और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। नाटकीयता और रहस्य, संवेदनात्मक ज्ञान, ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता मुक्तिबोध हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित और लंबी कविता है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी है। ये कौन कहता है? ये रामविलास शर्मा जी कहते हैं। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि भी कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में सबसे जटिल, अधिक जटिल बिंबों की सघनता और ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। यह कविता अंधेरे में देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। यह शमशेर बहादुर सिंह की का कथन है। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवियों की कृतियां देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की 1911 से 93 के बीच में ये लिखते हैं और कुछ कविताएं 1959 में आती है, कुछ और कविताएं 1961 में। ये नाम है संग्रह का, चुका भी हूं मैं नहीं, चुका भी हूं मैं नहीं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलोगी बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं 1995, सुकून की तलाश 1998, निराला के प्रति, अमन का राग, एक पीली शाम, चीन, दूब, अंतिम विनिमय, सागर तट इत्यादि इनकी और रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 से 85 के बीच लिखते हैं। तो इसमें क्या चीजें आती हैं देखिए। गीत फरो से लिखते हैं 1956 में, चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968 में ही, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973,
परिवर्तन जिए 1976, इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979 ही, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, कालजयी 1980, मान सरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, ये कोहरे मेरे हैं 1993। शकुंतला माथुर की देखते हैं, माथुर की 1922 से 2004 के बीच, चांदनी चूनर 1960, अभी और कुछ 1966, लहर नहीं टूटेगी 1990, नरेश मेहता 1922 से 2000 के बीच करते हैं, बन पाखी सुनो 1957 में, बोलने दो चीड़ को 1961 में, मेरा समर्पित एकांत 1963 में, उसके अलावा उत्सवा 1979, मुक्तक है यह, ध्यान रखिए, तुम मेरा मौन हो 1982 में, यह भी मुक्तक ही है, अरण्या 1985 में, यह भी मुक्तक है। उसके बाद आखिरी समुद्र से तात्पर्य 1988, अभी मुक्तक ही चल रहा है, पिछले दिनों नंगे पैरों 1989, चैत्या 1993। खंड काव्य की बात करें तो संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1964, प्रवाद पर्व 1977, सबरी 1977 में ही, प्रार्थना पुरुष 1985 में। हरि नारायण व्यास की 1923 से 2013 के बीच रचना करते हैं, मृग और तिसड़ा 1968, 2013 तक ही जिंदा रहते हैं, दरअसल 1923 में जन्म होता है, मैं बोल दिया ऐसे ही। आउटर पर रुकी ट्रेन 1994 में लिखते हैं, त्रिकोण पर सूर्योदय 1980 में, बरगद के चिकने पत्ते 1982, धर्मवीर भारती 1926 से 1997, ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, सपना अभी भी 1993, आद्यांत 1999, रघुवीर सहाय 1929 से 1990 तक का इनका समय रहा। तो ये क्या कहते हैं, सीढ़ियों पर धूप 1960 में लिखते हैं, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में लिखते हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, लोग भूल गए हैं 1982 में, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 में, एक समय था 1994 में। ये इनकी कविताएं रही। तो ये दूसरा सप्तक के कवियों की रचनाएं कुछ रही। अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, कथन है, कुछ कुछ प्रमुख तथ्य पूछे जाते हैं कभी कभी। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इंप्रेशनिस्ट चित्रकार की है, गजानन माधव मुक्तबोध कह रहे हैं। शमशेर कवियों के कवि हैं, अज्ञेय जी कहते हैं। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। ये मलयज का कथन है। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा। नरेश मेहता की कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसके? नरेश मेहता के। यह छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जा सकती हैं परीक्षा में। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाट्य शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। संशय की एक रात में आलोचकों ने धर्मवीर भारती के प्रारंभिक काव्य संग्रह ठंडा लोहा को कैशोर्य भावुकता का काव्य कहा है। अब देखते हैं तीसरे सप्तक के बारे में, देख लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं तीसरे सप्तक के कुछ प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। पहले देख लिए, दूसरे के देख लिए। विजय देव नारायण शाही 1924 से 82 के बीच इनका समय है। साखी 1983 में लिखते हैं। मछली घर 1966 में, संवाद तुमसे 1990 में, आवाज हमारी जाएगी। कुंवर नारायण अगले कवि हैं। चक्रव्यूह 1956 में लिखते हैं। परिवेश हम तुम 1961 में, आमने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2002, हाशिए का गवाह 2009, न सीमाएं न दूरियां 2017 में। यह अनुदित है, यानी कि किसी के अनुवाद किया हुआ। यह प्रबंध काव्य भी लिखे हैं दो, आत्मजयी 1965 में और वाजस्रवा के बहाने 2008 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी आते हैं। ये 1927 से 1983 के बीच इनका समय है। काठ की खंटियां 1959 में लिखते हैं। बांस का पुल 1963 में, एक सूनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1969 में,
कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में, कोई मेरे साथ चले 1985 में, केदारनाथ सिंह जाते हैं 1934 से 2018 के बीच, अभी बिल्कुल अभी 1960 में इनका एक काव्य संग्रह है, जमीन पक रही है 1980 में, यहां से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995, बाघ लंबी कविताएं 1996, तालस्ताय और साइकिल 2005, सृष्टि पर पहरा 2014, मतदान केंद्र पर झपकी 2018। अब कुछ कथ्य देख लेते हैं इनके बारे में। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन और मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद के यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। अब कठोपनिषद का विषय क्या है, उसमें क्या रहता है कि जो नचिकेता की पिताजी रहते हैं, अब उनका मुझे नाम अभी नहीं याद आ रहा है, अगर किसी को याद है तो कमेंट करके बताइए। तो वो क्या करते हैं कि यज्ञ करते हैं, उसके बाद ऐसा विधान किया जाता है कि दान किया जाता है यज्ञ के बाद। तो यज्ञ के बाद जब दान किया जाता है तो दान में हमारे यहाँ यह व्यवस्था की गई, सबसे प्रिय वस्तु की दान की जाती है, दान किया जाता है। अब दान का मतलब वो नहीं होता कि आप जो आपके काम की चीज नहीं आप उसको देने लगे तो दान भाव से दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो दान कर रहा हूं, नहीं। जब आप अपनी किसी प्रिय वस्तु को देते हैं किसी को, तब वह दान कहलाता है असल में। ठीक है, तो क्या वो बूढ़ी बूढ़ी गाय दान दे रहे थे यज्ञ के बाद, तो नचिकेता को इतना पता था, भाई ऋषि पुत्र थे, तो उन्होंने कई बार उनसे पूछा कि आप मुझे किसे दे रहे हैं, आप मुझे किसे दे रहे हैं। तो बार बार कहते, तो पिताजी इरिटेट हो गए, भाई आप भी अभी अपने फादर कोई चीज कहते रहिए तो या तो चमाट लगा देंगे और कहेंगे यहाँ चले जाओ अभी उठ के। ठीक है, तो क्या रहता है कि अब जब बार बार पूछ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, मैं तुम्हें यम को देता हूं। ठीक है, क्रोध में कह देते हैं। अब नचिकेता कहते हैं यम को दे रहे हैं तो मुझे यम के पास जाना चाहिए। अब तो यम को खोजने जंगल में निकल जाते हैं। जब यम को खोजने जंगल में जाते हैं तो वहां तपस्या करते हैं और यम प्रकट होते हैं। ऋषि पुत्र हैं और बालक हैं, बालक का मन हमेशा पवित्र होता है, सच्चे होता है, तो वे सारी कहानी बता देते हैं। उसके बाद उन्हें तमाम प्रकार का प्रलोभन देते हैं यमराज कि ये ले लो ये ले लो, यहीं रहो, सुख सब कुछ ले लो। क्या नहीं, मुझे मृत्यु का राज जानना है। यहां जो आपके जानने वाली चीज है वो बताऊं कि एक बालक को उसके लक्ष्य से डिगा नहीं पाए यमराज भी। तो कहने का तात्पर्य आपके लिए क्या है, आपका लक्ष्य है सिलेक्ट होना, लेक्चरर बनना, शिक्षक बनना कहीं, तो आप भी किसी भी प्रलोभन से अपने आप को कमजोर मत करिएगा कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960 के काव्य आंदोलन, नई कविता के बाद साहित्यिक आंदोलन प्रायः कम दिखते हैं, किंतु साहित्यिक प्रवृत्तियां समानांतर रूप से बनी हुई हैं। 1960 के बाद कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, हालांकि इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद की स्थिति है। 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता कहा है। 1960 के बाद कविता में विभिन्न तरह के काव्य आंदोलनों की प्रवृत्तियां विकसित हुई। ध्यान देखते चलिएगा। अकविता, जनवादी कविता, नवगीत आंदोलन प्रमुख रहे। इसके अतिरिक्त कुछ गौण प्रवृत्तियां भी रही, जैसे विचार कविता, बीट कविता। ठीक है, अकविता की बात करें 1960 के बाद विकसित हुआ आंदोलन है अकविता। 1963 में जगदीश चतुर्वेदी ने प्रारंभ नामक काव्य संकलन से इसकी शुरुआत की थी। किसकी? अकविता की। अकविता का सबसे प्रसिद्ध काव्य संकलन विजप है। क्या है? विजप, जिसमें 3 रचनाकारों गंगा प्रसाद विमल वी, जगदीश चतुर्वेदी ज और श्याम परमार प की रचनाएं संकलित थी। अब यहाँ आप कमेंट करके बताइए, नकेनवाद जो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, ठीक, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, यहां पर भी पहला अक्षर उठाया है और वहां पर भी पहले अक्षर उठा के नकेनवाद बना था। कमेंट करके बताइए। तो धूमिल, राजकमल चौधरी, मोना गुलाटी, सौमित्र मोहन, मुद्रा राक्षस आदि अकविता के कवि हैं। श्याम परमार को अकविता का कवि मानने के पीछे एक तर्क यह दिया जाता है कि उन्होंने 1965 में अकविता पत्रिका को प्रकाशित किया था। अकविता को कहीं कहीं साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है, मतलब 1960 के बाद की कविता। अकविता आंदोलन के पश्चिम के एंटी पोएट्री आंदोलन का वैचारिक प्रभाव था।
अकविता किसी भी सामाजिक दायित्व को अस्वीकार करती है तथा उसके नियमों को खारिज करती है। ध्यान से सुनते चलिए। सन 1952 में अमेरिका में बीट जनरेशन की स्थापना जैक केरुआक एवं एलन गिन्सवर्ग ने की थी। अब यहां से बीट कविता आगे आएगी। सलभ श्रीराम सिंह ने कलकत्ता में 1965 में युयोत्सा पत्रिका का प्रकाशन किया। सन 1967 के आसपास एक नवीन प्रवृत्ति तेजी से उभरी जिसे जनवादी कविता कहा गया। प्रतिबद्ध कविता के जनक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव हैं। 1980 के बाद की समकालीन हिंदी कविता की संवेदना विस्तृत व बहुआयामी है। इस कविता में राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां तथा पूंजीवाद, भूमंडलीकरण, सांप्रदायिकता की स्थितियां भी मौजूद हैं। अब देखते हैं 1960 के बाद विभिन्न लघु काव्य आंदोलन। बीट पीढ़ी हिंदी में प्रवर्तक राजकमल चौधरी। युत्सावादी कविता सलभ श्रीराम सिंह 1965। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन प्रवर्तक नवल किशोर, समय नहीं पता है। आज की कविता हरीश मदानी, समय नहीं पता। सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, समय 1967। साठोत्तरी है ना, तो 60 के बाद ही आएगा। अब प्रमुख समकालीन कवि, उनकी कृतियां देख लेते हैं। जगदीश गुप्त 1924 से 2001 के बीच। नाव के पांव, शब्ददंश, हिमविद्ध, युग्म, छंदवीथी, सांझ, जयंत, गोपा, छंदसती, आदि में कांत 1980, संबूक, गौतम, बोध वृक्ष जो कि 1982 में आई, मां के लिए 1990 में। रामदरस मिश्र ये भी हैं, क्या कहते हैं, पथ के गीत 1951 में लिखते हैं। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, एक दिन एक नदी बन गया। ठीक है, दिन एक नदी बन गया। बाजार को निकले हैं लोग, गजल संग्रह है। बाजार को निकले हैं लोग। जुलूस कहां जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, शब्द सेतु, बारिश में भीगते बच्चे, ऐसे में जब कभी, आम के पत्ते, रात सपने के, आदि। राजकमल चौधरी की क्या है, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। ध्यान रखिए स्वरगंधा मैथिली में है, जो है राजकमल चौधरी जी की। श्रीकांत वर्मा आते हैं अगले। भटका मेघ, दिनारंभ, माया दर्पण, जलसा घर, मगध, गरुण किसने देखा, यह श्रीकांत वर्मा जी की है। दुष्यंत कुमार की है सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप। धूमिल क्या है, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कैलाश वाजपेयी की संक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर। चंद्रकांत देवताले का हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, बदला बेहद महंगा सौदा, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, जहां थोड़ा सा सूर्योदय होगा, पत्थर फेंक रहा हूं। ये चंद्रकांत देवताले की कविताएं हैं। विनोद कुमार शुक्ल की हैं लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, कविता है, ध्यान रखिए। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। कविता से लंबी कविता। आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद कभी अभी, कभी के बाद अभी, कवि ने कहा। यह विनोद कुमार शुक्ल जी की है। विष्णु खरे की देखते हैं। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान और अन्य कविताएं। लीलाधर जगूड़ी की 1940 में नाटक जारी है। शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में, भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता में, खबर का मोह विज्ञापन से ढका है, जितने लोग उतने प्रेम। प्रयाग शुक्ल की कविताएं क्या हैं, यह लिखता हूं, बीते कितने बरस, कविता संभव है, यह एक दिन है, अधूरी चीजें तमाम,
यह जो हरा है इस पृष्ठ पर। ये इनकी कविताएं हैं। अशोक वाजपेयी जी की भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो नए कवि हैं इनसे पूछा जाता है कभी कभी। अशोक वाजपेयी जी की, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत, अगर इतने से तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यों जो नहीं है, तिनका तिनका, अभी कुछ और, समय के पास है। राजेश जोशी जी की समर गाथा, लंबी कविता, एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी। वीरेन डंगवाल का इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, स्याही ताल। आलोक धनवा का दुनिया रोज बनती है। मंगेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नए युग में शत्रु। ज्ञानेंद्रपति, आंखें हाथ बनते हुए, आंख हाथ बनते हुए, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना। गंगा तट, संशयात्मा, भीनसार, भिनसार होता है ना, भीनसार। उदय प्रकाश का सुनो कारीगर, अकबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है। लीलाधर मंडलोई, घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, काल बांका तिरछा, देखा अनदेखा, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी, मन बेपरवाह, लिखे में दुख, एक बहुत कोमल तान, महज शरीर नहीं पहन रखा था उसने। ये कविताएं हैं लीलाधर मंडलोई की। अरुण कमल की देखते हैं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख। एकांत श्रीवास्तव की, मिट्टी में कहूंगा धन्यवाद, मिट्टी से कहूंगा धन्यवाद। नागरिक व्यवस्था, अन्न है मेरे शब्द बीज से फूल तक, नाग केसर का देश यह, नाग केसर का देश यह, धरती अधखिला फूल है। गीत चतुर्वेदी का, अलाप में विरह, अलाप में गिरह, न्यूनतम मैं, ये गीत चतुर्वेदी का है। अब आते हैं, एक और विधा देखने को मिलती है, इसे कहते हैं नवगीत। सन 1958 में राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा संपादित गीतांगिनी शीर्षक से नवगीत परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। नवगीत के समर्थकों ने समकालीन यथार्थ को धारण करने वाले गीत लिखे, जिसमें रविंद्र भ्रमर, रमेश रंजक, वीरेंद्र मिश्र, शंभुनाथ सिंह आदि महत्वपूर्ण है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक शंभुनाथ सिंह ने किया है। अब नवगीत के कवि और उनकी कुछ कृतियां भी देख लेते हैं जब यहां तक आए तो। राजेंद्र प्रसाद सिंह, गीतांगिनी, भूमिका, दिग्वधु, संजीवनी कहाँ है, आओ खुली बयार, भरी सड़क पर, गजर, आधी रात का, लाल नील धरा। शंभुनाथ सिंह का रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयाचल, दिवालोक, समय की शिला पर, जहां दर्द नीला है। वीरेंद्र मिश्र की गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। गोपाल दास नीरज की संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी, प्राण गीत, दर्द दिया है, बादर बरस गयो, नीरज की पाती, नदी किनारे, दो गीत, आसावरी, लहर पुकारे, मुक्तकी, गीत भी अगीत भी। ये गोपाल दास नीरज की हैं। बाल स्वरूप राही की देखते हैं, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है, सूरज का रथ। रविंद्र भ्रमर 1934 में देखते हैं, रविंद्र भ्रमर के गीत, सोन मछरी मन बसी है। उमाकांत मालवीय की मेहंदी और महावर, सुबह रक्त पलास। कुंवर बेचैन की पिन बहुत सारे, भीतर साकल बाहर साकल, सामियाने कांच के, महावर इंतजारों का। रमेश रंजक 1938 से 91 के बीच रहे हैं। इनका क्या है, किरण के पांव, गीत बिहग उतरा, हरापन नहीं टूटेगा, मिट्टी बोलती है, इतिहास दोबारा लिखो। बुद्धिनाथ मिश्र की 1949, जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़, शिखरणी, ये इनकी रचना है। अब देखते हैं हिंदी में गजल विधा भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
डॉक्टर रोहित अस्थाना हिंदी गजल के प्रवर्तक के रूप में अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम गजलकार मानते हैं। दुष्यंत कुमार को आधुनिक हिंदी का गजल का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी गजलों में समकालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन का ओजस्वी यथार्थवादी अभिव्यक्ति है। शमशेर बहादुर सिंह सुकून की तलाश इनकी कृति है। त्रिलोचन की गुलाब और बुलबुल, दुष्यंत कुमार की साये में धूप, गोपाल दास नीरज की नीरज की पाती, रामदरस मिश्र की हंसी ओठ पर आंखें नम हैं, बाजार को निकले हैं लोग, ये दोनों इनकी रामदरस मिश्र की गजलें हैं। कुंवर बेचैन की सामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रस्सियां पानी की, आदम कुंडवी की धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। अब देखते हैं कुछ प्रमुख कवियत्रियां जो समकालीन हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि अभी तक कवि हमने देखा, कवित्रियां भी देखना जरूरी है। अनामिका 1961 में, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियां, दूब धान, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, कात्यायनी की सात भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में, चेहरों पर आंच, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी, प्रभा खेतान की अपरिचित उजाले, सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं, एक और आकाश की खोज में, अहल्या, सुनीता जैन की हो जाने दो मुक्त, एक और दिन, रंगरती, सूत्रधार सोते हैं, युग क्या होते नहीं, छाया कहीं बड़ी है, उतना भर समय, हथेली पर चांद, जो मैं जानती, दूसरे दिन। कमल कुमार एक हैं, बयान, गवाह, सूर्य देता है मंत्र इत्यादि। कुसुम अंसल की है कविता, मौन के दो पल, धुएं का सच, विरूपीकरण, मेरा होना, आनली स्टार साइन इत्यादि। स्नेहमयी चौधरी की अपने खिलाफ, चौथरपा लड़ाई। इंदु जैन की आंखों से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ थे, कितनी अवधि, बुनती आवाजें, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ न कुछ टकराएगा जरूर, आस पास राग, यहां कुछ हुआ तो था, चूमो एक लहर है कविता, यह इंदु जैन की है। नीरजा माधव जी की देखते हैं, प्रथम छंद से स्वप्न, प्यार लौटाना चाहेगा, प्रस्थान त्रयी। पद्मा सचदेवा की मेरी कविता मेरे गीत। मैत्रेयी पुष्पा की लकीरें। अब देखते हैं दलित कविता। कुछ एक नया वर्ग चला एक समय की, देखा गया कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके बारे में हर कोई उतना खुल के नहीं लिख पा रहा है, अपना भोगा हुआ यथार्थ नहीं लिख पा रहा है। तो एक नया चिंतन प्रारंभ हो गया, दलित चिंतन। हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी आरंभिक दलित कवियों में हीरा डोम, स्वामी अछूतानंद का नाम लिया जाता है। अछूतानंद का प्रथम काव्य हरिहर भजन माला 1917 में प्रकाशित हुई। अब इसमें भी बहुत सारे कवि आ जाते हैं, तो इनकी भी कविताओं को जान लेना जरूरी है। हीरा डोम, अछूत की शिकायत, खड़ी बोली में हिंदी प्रथम दलित कविता जो 1914 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कविता भोजपुरी में लिखी गई थी। बिहारी लाल हरित, अछूतों का पैगंबर, भीमायण, चमार हूं मैं। गोपाल प्रसाद का स्वर्णपणखा और खंड काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर हीरामन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका अब और नहीं। मनसाराम विद्रोही का दलित पचासा, मलखान सिंह का सुनो ब्राह्मण, ज्वालामुखी के मुहाने, जयप्रकाश करदम का गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर, राहुल। कर्मशील भारती दलित मंजरी, कलम को दर्द कहने दो। सुशीला टाकभौरे की कविताएं, स्वाति बूंद और खारे मोती। तुमने उसे कब पहचाना, यह तुम भी जानो, हमारे हिस्से का सूरज। शिवराज सिंह बेचैन ये लिखते हैं, नई फसल, क्रौंच हूं मैं, चमार की चाय। कमल भारती लिखते हैं, कमल भारती, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, घर की चौखट से बाहर, मुक्ति संग्राम अभी बाकी है। ये रचनाएं। निर्मला पुतुल की नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द,
अपने घर की तलाश, रजनी तिलक की करोड़ों पद चाप हूं, श्याम सिंह शशि की कविता एकलव्य और अन्य कविताएं और अग्निसार, सूरज पाल चौहान की प्रयास, क्यों विश्वास करूं 2004 में। अन्य तालिकाएं हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी की महाराणा का महत्व, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, सुमित्रानंद पंत जी की परिवर्तन। लंबी कविताएं हैं यहां पे आ रही हैं। निराला जी की लंबी कविताओं में पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति, बादल राग, शिवाजी का पत्र, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास सरोज स्मृति, नरेश मेहता की समय देवता 1951, धर्मवीर भारती की प्रमुथ्य गाथा, अज्ञे की असाध्य वीड़ा, मुक्तिबोध की भूल गलती 1964 में, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है, ये लंबी कविता मुक्तिबोध की। विजय देव नारायण शाही की अलविदा, राजकमल चौधरी की मुक्ति प्रसंग, केदारनाथ सिंह की बाघ और मंच और मचान, ये दो कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह अमन का राग, रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध, सौमित्र मोहन लुकमान अली, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कुआनो नदी, धूमिल पटकथा मोचीराम, ये दो कविताएं, त्रिलोचन शास्त्री की नगई महरा और नेवला, ये उनकी कविताएं हैं। अब और कुछ है देख लेते हैं, जैसे लीलाधर जगूड़ी की बलदेव खटिक, नागार्जुन की हरिजन गाथा। आधुनिक काल के प्रमुख प्रबंध काव्यों को थोड़ा सा देख लिया जाए। हरिऔध का प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ये क्या है? ये प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद जी का प्रबंध काव्य कौन सा है? कामायनी है। सुमित्रानंद पंत ने भी लिखा प्रबंध काव्य जैसे लोकायतन, पुरुषोत्तम राम और सत्यकाम। मैथिली शरण गुप्त भी पीछे कैसे रहे, इन्होंने लिखा जय भारत, विष्णुप्रिया, साकेत और यशोधरा। श्याम नारायण पांडे जी लिखते हैं हल्दी घाटी और जौहर। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ और उर्वशी। सियाराम शरणगुप्त उन्मुक्त। धर्मवीर भारती लिखते हैं अंधायुग और कनुप्रिया। नरेंद्र शर्मा लिखते हैं द्रौपदी और उत्तराजय। कुंवर नारायण लिखते हैं आत्मजयी। नरेश मेहता संशय की एक रात। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जौहर और एकलव्य। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला। रांगे राघव पांचाली। दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई। तो इस तरह से हमने देखा यहां पर कि कैसे हमने नई कविता से बढ़ते हुए अकविता तक पहुंचे, गजल तक पहुंचे, उसके बाद विभिन्न कवियों की रचनाएं देख ली। आज के अपने सारे काव्य खंड को देख लिया, अब गद्य का विकास अगली क्लास में देखेंगे। यहां आप चाहें तो कुछ कविताएं हैं, आप देख सकते हैं, कुछ पंक्तियां कुछ जो है कवियों की पढ़ते चले, अच्छा लगेगा थोड़ा सा आपको भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जैसे है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। यहां मैं आपसे पूछना चाहूं, कमेंट करके बताइए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार कौन सा है? बताइए फटाफट। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह है अति ख्वारी। कमाल की बात कहा है ना, देख रहे हैं जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी की बात करते हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड जो है कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी, वह बात ये कविताओं में भी कह रहे हैं। कहां करुणानिधि केशव सोए, जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। यह देखिए क्या चीजें कही जा रही हैं, यह तड़प है आजादी के प्रति, देख रहे हैं जो गुलामी है उसके प्रति तड़प है। उसके अलावा निज भाषा उन्नत यह सब उन्नत के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही कैसूल। ही का मतलब हृदय, ठीक है। तो कह रहे हैं निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा का उन्नति ही असली उन्नति है, सब उन्नत के मूल। मतलब अब सब प्रकार से आप उन्नति कर लीजिए, लेकिन अगर भाषा की आपकी उन्नति नहीं हुई तो आप अभिव्यक्ति कैसे करोगे स्वयं को? तो इसलिए कह रहे हैं निज भाषा उन्नति है सब उन्नत के मूल। मतलब पहले अपनी भाषा की उन्नति करिए, अपने भाषा का विकास करिए, और जब वह विकसित हो जाएगी तो स्वयं आप देखोगे कि और चीजें स्वतः विकसित होती चली जाएंगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? बिन निज भाषा ज्ञान के, और कह रहे हैं अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मिटे नहीं कसूल। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कभी भी आप अपने हृदय के विचारों को दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते हैं।
अपने उद्गार को कभी व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे समय कह रहे हैं जब अंग्रेजी को थोपा जा रहा, अंग्रेजी ही हर जगह बोली जा रही थी, समझी जा रही थी। ठीक है, आज के संदर्भ में बड़ा प्रासंगिक है। ठीक है, तो ऐसे एक आध दो लाइन हम देखते हुए चल रहे हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन क्या कहते हैं, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तहि त्यागी तपाई ये ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाई ये ना, घन प्रेम बढ़ाए कि प्रेम अहो, बिथा बारी वृथा बरसाए ना, चित चैन की चांदनी चाह रही, चर्चा चलिब्यो की चलाइए ना। यहां आपको अलंकार बताना है दोनों जगहों पे, बहुत आसान है। ठीक है, देखता हूं कितने लोग प्रयास करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का आपने देखा, यह बयारी तबे बदलेगी, कछ पपिया जब पूछे पीव कहां। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे हैं। ठीक है, नौन तेल लकड़ी मतलब नमक, तेल, लकड़ी, घास, टिक्स मतलब टैक्स, चना चिरौंजी मोल मिले जह, दीन प्रजा कह। ठीक है, चना क्या मिल रही, चिरौंजी के भाव मिल रही है। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट्स होता है, बड़ा महंगा होता है, तो वो कह रहे हैं। तो इस तरह की और चीजें हैं। द्विवेदी जी कह रहे हैं, श्रीधर पाठक देखिए द्विवेदी में, निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। ठीक है, यह भी भाषा पर ही जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। सॉरी। और अयोध्या सिंह हरिऔध का आप यहां देख सकते हैं, दिवस का अवसान समीप था, मतलब ढलने वाला था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान कभी कभी देखिए ना लाल हो जाता है। माफ करिए मैं लगातार बोल रहा हूं, आज क्लास थी मेरी लंबी, एक दूसरे जगह पढ़ाता हूं, तो वहां पर मुझे आज बहुत लंबी क्लास लेनी पड़ी, तो गला बैठ गया, मैं बहुत बोल नहीं पाऊंगा आज। और अभी कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:30 बज रहे हैं, मतलब भोर हो चुकी है लगभग। अब मैं वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद ये वीडियो एडिट करके आप लोगों के लिए तैयार करूंगा। तो सोचिए मेरी सुबह हो ही जाएगी करते करते ही ये काम, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, मैं कविता पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ना पढ़वा पाऊंगा। मैं अगली वीडियो जब लेके आऊँगा तो उसमें इस तरह की चीज़ें हमारी तो होंगी ही, सारी की सारी चीज़। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।